देखिए मिस मधु, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ तो पहले तो समझेंगे कि ऑप्टिकल पाथ होता क्या है। ऑप्टिकल पाथ हमें किस लिए समझना है, क्योंकि हमारे सामने एक मुसीबत आएगी। मुसीबत आएगी ऐसी कि आपको सामने पीडीएफ दिख रहा हाँ सर। है। ऐसी एक मुसीबत आएगी मैडम, ऐसी एक प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम में क्या होगा, जैसे हमारा स्टैंडर्ड इंटरफेरेंस जो चलता है, वो इंटरफेरेंस चलता है कि सर ऐसा है, ये दो स्लिट्स हैं, इसमें से आपने एक वेव यहाँ पकड़ ली, दूसरी वेव यहाँ पकड़ ली, इसके बीच में आपने पाथ डिफरेंस निकाल लिया, तो ये सेंटर पे जब ये आई तो ये आ गया आपका सेंट्रल ब्राइटनेस। यस सर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड जो इंटरफेरेंस हम करते हैं वो। अब होगा क्या, ऑप्टिकल बात हमें किस लिए समझना है कि अगर आपने ऐसा किया कि इसके बीच में यहाँ पर अगर आपने रख दिया कोई ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, ऐसी एक ग्लास स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस टी है। बेटा समझ आया मेरी बात? हाँ सर, समझ आया। तो अगर आपने ऐसी कोई ग्लास स्लैब रख दी यहाँ पर, तो आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, जो ये सेंट्रल ब्राइटनेस है, ये शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ। बेटा समझ नहीं आ रहा? समझा सर। आप एक पहले प्रॉब्लम समझिए, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। जिस जहाँ तक हमने पहुँचना है वो रिजल्ट तक हमने पहुँचना है, और फिर हम डेरिवेशन करेंगे, तो वो सब लंबा रास्ता चलेगा। पहले आप तसल्ली से ये समझिए कि दिक्कत क्या है और हम किस रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले उस चीज़ को समझिए। तो मैडम ऐसे हम एक वेव लेते हैं, ऐसे ही एक दूसरी वेव ले लेते हैं, ये हमारी स्क्रीन होती है, तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस आ जाती है। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड जो हम डेरिवेशन पहले भी कर चुके हैं, ये सोर्स S1 होता है, ये S2 होता है। अब इशू क्या आ जाता है कि अगर आप यहाँ उठा के एक ग्लास स्लैब रख देते हैं, आप समझ आया, आप थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। अब हाँ सर। थिकनेस थी, ये ग्लास स्लैब आपने रख दी, तो ये जो सेंट्रल ब्राइटनेस यहाँ थी और आसपास जितना भी आपका पैटर्न था, जितना जो भी पैटर्न था, वो सारा का सारा पैटर्न ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बेटा समझ आया? थोड़ा और क्लियर हुआ? समझा सर। कहने का मतलब आपका जो पैटर्न है ना, वो अब ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, ऐसे। हाँ तो सर। ये तो मैं ज़्यादा मूवमेंट दिखा दी, ये ग्लास में फिर भी यहीं पर रहेगी। समझ आएगा ना आपको? क्लियर है ना? समझा सर। हाँ। तो जो सेंट्रल ब्राइटनेस यहाँ बीच में बनती थी, जो सेंट्रल ब्राइटनेस यहाँ बीच में बनती थी, अब वो शिफ्ट कर जाएगी ऊपर। तो वो जो सेंट्रल ब्राइटनेस वो अब यहाँ बनेगी। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोल देते हैं शिफ्ट, और ये स्टैंडर्ड इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो मैडम नजर आता है, वो नजर आता है मैडम ऐसा, ये दिख रहा है आपको, शिफ्ट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 हाँ टी सर। डी टी। तो हाँ। पहले ये रिजल्ट ही देख लीजिए, पहले ये रिजल्ट ही देख लीजिए, यहाँ तक हमने पहुंचना है। ऑप्टिकल पाथ को समझने के बाद यहाँ तक हम पहुंचेंगे, तो थोड़ा लंबा रास्ता जाने वाला है। देखिए ये जो है, ये डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है डी। ये जो हाँ है, सर। ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है। शाबाश, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपने जब ग्लास लैब यहाँ पर डाली, तो ये यहाँ पर जो सेंट्रल ब्राइटनेस है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा। हाँ। अब फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने वो जो ग्लास लैब है वो यहाँ से मिसिंग है। ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ मैं फिर से बना देता हूँ। तो अब जो शिफ्ट हो गया है वो सेंट्रल ब्राइटनेस यूँ ऊपर शिफ्ट कर गई है, और उस शिफ्ट करने का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ नीचे समझ आ रहा है। मैडम कुछ स्टोरी और ज़्यादा क्लियर हुई? समझा सर। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, ये है शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट। यहाँ जो ग्लास लैब है, इसकी ये जो थिकनेस है वो है टी, जो कि आपको नजर आ रही है यहाँ। इस ग्लास लैब का हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारा डिस्टेंस है ये है डी, और जो स्लिट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है छोटा डी। मतलब यहाँ तक स्टोरी क्लियर हुई या नहीं हुई? समझा सर। ओके, तो पहले तो हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि सर क्या मतलब, इशू क्या है कि अगर ग्लास लैब में से जब लाइट जाती है तो होता क्या है, क्यों ये शिफ्ट हो जाता है। पहले तो हमें ऑफ कोर्स वो समझना पड़ेगा। जब वो समझेंगे उसके बाद ये डेरिवेशन पे आएंगे, डेरिवेशन के बाद ये रिजल्ट करेंगे, और जब हम रिजल्ट करेंगे उसको रिजल्ट को अच्छी तरह समझने के लिए ये 2-3 न्यूमेरिकल हैं, टाइम मिलेगा मैं चारों कर दूंगा, नहीं तो मैं 2 करूंगा और 2 आपको घर से करने पड़ेंगे। मैडम समझ आ गया? ओके सर। ओके, तो ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक है आपकी बुक में, ये ऑप्टिकल पाथ नजर आ रहा है आपको सामने लिखा हुआ। हाँ सर। ये थोड़ा ट्विस्टिंग टर्निंग आपकी बुक में लिखा हुआ है, हम एक सिंपल सा रास्ता लेंगे। आपकी बुक में काफ़ी घुमा फिरा के उसने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितना सिंपल हो सके उतना समझाऊं। उसके बाद जब आप ये पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बट स्टिल आपकी ये जो बुक में लिखा है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पता नहीं अजीब गरीब सी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद टू ऐड टू द कंफ्यूजन उसने एक एग्जाम्पल 7.6 लिया है, जो कि फिर से उसमें इन्फॉर्मेशन अधूरी है, और जो एग्जाम्पल सॉल्व भी किया है वो भी ऐसे धक्के से ही सॉल्व किया है। एटलीस्ट मुझे तो समझ नहीं आया उसने क्या किया। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। बट क्योंकि ये टॉपिक है तो हम टॉपिक समझ लेंगे, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन कर लेंगे, उस डेरिवेशन से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमारा पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए। मेरी बात समझ आ गई? एजेंडा समझ आ गया? हाँ सर। ओके, तो पहले आप समझिए कि सारा जो किस्सा कहानी है वो शुरू कहाँ से होता है। वो शुरू मैडम एक छोटी सी चीज़ से होता है। वो चीज़ क्या है
वो ज़रा समझ लीजिए। आपने ये लाइट ली यूँ, अब लेट अस अज्यूम कि ये जो लेंथ है ये एल है। मैडम यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ये वैक्यूम है, वैक्यूम है। और इसमें अब आपने क्या किया, अब यही जो लेंथ थी ना, इसी लेंथ के बीच में आपने यूँ एक थिकनेस ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डाल दिया। तो अब जो आपकी लाइट है वो मैडम ऐसे जा रही है, ये बीच में से जा रही है, इसमें कंफ्यूजन मत रखिए, ऐसे। क्लियर है मैडम? हाँ सर। तो ये थिकनेस टी ऑफ द ग्लास स्लैब। तो अगर आपको मेरी बात यहाँ तक क्लियर है तो अब क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारा एल ही है, ये डिस्टेंस एल है। अब जो हाँ अब इफेक्टिवली जो लाइट जा रही है वो एल माइनस टी तो जा रही है वैक्यूम से, और टी जा रही है ग्लास से। मैडम यहाँ तक हाँ क्लियर है? सर। क्लियर। ओके। अगर आपको ये पिक्चर क्लियर है तो एक और चीज़ समझिए, एक और चीज़ समझिए, जो कि आपकी बेसिक्स क्लास 10th में भी आप करते हैं, बट क्लास 10th में आप इतना ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं करते। देखिए, जब रिफ्रैक्शन आप करते हैं तो रिफ्रैक्शन में आपको समझाया जाता है, सॉरी, रिफ्रैक्शन में आपको समझाया जाता है कि सर ये आपकी स्पीड इन वैक्यूम और स्पीड इन ग्लास, ठीक है, इसको मैं कैसे बोलूँ, वी वैक्यूम बोल देता हूँ और इसको मैं वी ग्लास बोल देता हूँ, ठीक है। तो उसी हाँ टाइम सर। अगर आपको याद होगा क्लास 10th के फंडे, एक चीज़ हमने क्लास 10th में ही सीख ली थी कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और दोनों फ्रीक्वेंसी, सेम होगा। शाबाश, अगर आपको याद होगा हमने एक बार बात की थी कि अगर आप स्विमिंग पूल में छलांग मारते हैं, ये हाँ आदमी ने सर। रेड शॉर्ट्स डाल के जब इसने स्विमिंग पूल में छलांग मारी थी, आपको याद होगा, चलो ब्लू शॉर्ट्स कर लेते हैं यार, अब ब्लू है तो ब्लू ही है। तो अब ये आदमी जब स्विमिंग कर रहा है तो भी इसके जो शॉर्ट्स हैं वो ब्लू ही रहने वाले हैं। नहीं समझ में आया मैडम? समझा सर। तो इससे हमने समझा था कि यार पानी के अंदर जाके भी जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, और कलर किसको किसकी वजह से, या फ्रीक्वेंसी की वजह से है। तो बाहर की फ्रीक्वेंसी और ग्लास के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहने वाली है, तो बदलेगी क्या, वेलोसिटी, और दूसरी चीज क्या बदलेगा, लैम्डा। मैडम नहीं समझ में आया? समझा सर। अच्छा, अगर यहाँ तक समझ आ गया तो लंबा रास्ता लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्लिपरी है। ओमेगा का एक फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी इन वैक्यूम और वेलोसिटी इन ग्लास। वेलोसिटी आपको पता है एफ लैम्डा होता है, जब वेलोसिटी एफ लैम्डा हाँ। होता है तो फ्रीक्वेंसी तो बेटा दोनों में सेम है, तो लैम्डा वैक्यूम, लैम्डा वैक्यूम ऊपर लैम्डा गैस। शाबाश, तो ये कट गया। तो बेसिकली दिस एम्प्लाइज कि लैम्डा वैक्यूम जो है वो लैम्डा ग्लास इनटू म्यू। बेटा यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि लूजली स्पीकिंग मैं जो एक फिगर बनाता हूँ, लैम्डा ऐसा नजर आता है वैक्यूम में और ऐसा नजर आता है ग्लास में। बेटा समझ नहीं आ रहा? समझा सर। वैक्यूम में जो लैम्डा है बेसिकली, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, वैक्यूम का जो लैम्डा है, वैक्यूम का जो लैम्डा है, वैक्यूम का जो लैम्डा है वो ग्लास के लैम्डा से ज्यादा है। बेटा यहाँ तक हाँ क्लियर है? सर। यहाँ तक क्लियर हाँ। है? ओके। तो ये फंडा तो हम क्लास 10th में करके आते हैं, एक बार हमने रिवाइज कर लिया कि लैम्डा वैक्यूम इज ग्रेटर देन लैम्डा ग्लास, ठीक है। ये तो हमने डेरिवेशन फिर से कर ली। ओके, अब देखिए, पहले तो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैथमेटिक्स तो शुरू हो जाएगा इंट्यूटिवली, मैथ्स तो शुरू हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा आपका मैथ्स, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट एक इंट्यूटिवली समझने की कोशिश कीजिए कि ये लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसमें आपका क्या नाम है इसका, सिंपल कर लेते हैं, और सिंपल कर लेते हैं, और सिंपल कर लेते हैं। ये ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये है किसमें, वैक्यूम में। आपको समझ आ गया? हाँ सर। अब इसके अंदर जो लाइट जलेगी वो ऐसे चलेगी, और इसके अंदर जो लाइट जलेगी वो ऐसे चलेगी। नहीं समझ आया बेटा? समझा सर। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लैम्डा, सॉरी, लैम्डा वैक्यूम इज ग्रेटर देन लैम्डा ग्लास। ग्लास। अब इसका हमें क्या इफेक्ट होता है वो जरा समझिए। हम जब इंटरफेरेंस मैडम स्टडी करते हैं, हम तो सारा का सारी जो चीज़ है वो लिंक करना चाहते हैं इंटरफेरेंस के साथ। हम तो मैडम समझिए कि जब यहाँ से जब हम सेंट्रल ब्राइटनेस लेके आते हैं, जब इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइटनेस, तो इफेक्टिवली हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि सर यहाँ पर आके ना, अगर एक वेव चली होगी ऐसे तो दूसरी वेव भी चली होगी ऐसे, ताकि यहाँ पर, मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर अगर दो वेव्स पूरी चली होंगी तो यहाँ पर भी दो वेव्स पूरी चली होंगी, ताकि इनके अंदर जो फेज डिफरेंस है वो हो जाएगा जीरो। बेटा समझ नहीं आ रही मेरी बात? समझा सर। आप जब बोलते हो कि फेज डिफरेंस जीरो है, तो आप इफेक्टिवली तभी आप बोलते हो कि उसमें, क्योंकि फेज डिफरेंस जीरो है इसलिए वो आपको ब्राइटनेस नजर आ रहा है।
नहीं समझ आया? हाँ सर। आप तो ब्राइटनेस, पहली ब्राइटनेस यहाँ बनाते हो लैम्डा लेके, फिर दूसरी ब्राइटनेस यहाँ बनाते हो 2 लैम्डा लेके, फिर हाँ तीसरी यहाँ बनाते हो 3 लैम्डा लेके, और लैम्डा के साथ आप एंगल्स घुमाते हो कि यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 पाई होगा, यहाँ 4 पाई होगा। मैडम ठीक है ना, गलत करो? करेक्ट है सर। हाँ, 0 कर लेता हूँ। 0 के साथ 0, लैम्डा के साथ पाई, क्या नाम, 2 पाई के साथ कितना, 2 लैम्डा के साथ क्या, मैं इसको ठीक ही कर देता हूँ सारे मिक्स। तो या तो जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा, या वो होगा, या तो डिफरेंस 0 है तो एंगल के टर्म्स में वो 0 है, या वो डिफरेंस लैम्डा है, एंगल के टर्म्स में वो 2 पाई है, या वो डिफरेंस 2 लैम्डा है और एंगल के टर्म्स में 4 पाई है, या वो डिफरेंस 3 लैम्डा है तो एंगल के हिसाब से 6 पाई है। अब मैडम अगर कोई आपने ऐसा उसके अंदर अड़चन इंट्रोड्यूस कर दी, अगर उसमें ऐसी अड़चन इंट्रोड्यूस कर दी जिसकी वजह से आपका लैम्डा डिस्टर्ब हो रहा है, मैडम मेरी बात नहीं समझ आ रही, समझा सर। अगर एक का लैम्डा डिस्टर्ब कर दिया तो इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करिए बेटा कि यहाँ कम से कम सेंट्रल ब्राइटनेस तो नहीं होने वाली, ये बात तो क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर समझा। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ और क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपने यहाँ पर ऐसे जंप मार के लाइन आ रही है, सॉरी वेव आ रही है, और यहाँ ऐसे जंप मार के वेव आ रही है, तो यहाँ सेंट्रल ब्राइटनेस आपने कर दी, हा हा हो बहुत मजा आया। बट अब आपने क्या किया, यहाँ पर बीच में डाल दिया ग्लास। जब आपने ग्लास डाल दिया तो ये जो ग्लास है इसकी वजह से अब एक नहीं पहुंचेगी, वो एक से थोड़ी ज्यादा पहुंचेगी, लेट अस अज्यूम 1.2 पहुंची। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ये जो पहुंचेगी वो पहुंचेगी ऐसे, मतलब यहाँ तक 1 और हाँ 0.2 एक्स्ट्रा पहुंचेगी। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो इसी इंट्यूशन को थोड़ा सा आगे लीजिए तो आपको ये बात समझ आएगी कि यार ऐसा है कि अगर आपने ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी तो इसको थोड़ा सा ना आप यहाँ शिफ्ट कर दो, क्योंकि ग्लास के साथ ये भी एक पहुंचेगी यहाँ और ये भी एक पहुंचेगी यहाँ, तो ये देखो ये आपकी जो सेंट्रल ब्राइटनेस है वो वहां पहुंचेगी। अब ये और ये ऊपर वाली वेव इफेक्टिवली कम डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस होता है, जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस रहता है, तो आप ऐसे इफेक्टिवली कह सकते हैं कि मतलब जस्ट टू टेक एन एग्जांपल कि लेट अस अज्यूम ये 1 मीटर ऐसे चलेगी तो ये 0.8 मीटर चलेगी, क्योंकि ये वाला जो ग्लास लैब है, ये जो ग्लास लैब है इसके अंदर जो नंबर ऑफ वेव्स है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। ये सिर्फ इंट्यूटिवली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिफोर आई स्टार्ट द मैथमेटिक्स। मैडम मेरी बात समझ नहीं आ रही बिल्कुल? समझा सर। थोड़ा सा स्लिपरी टॉपिक है। अब ये सब तो मैंने आपको इंट्यूटिवली समझा दिया, अब काफी ज्यादा आगे इंग्लिश आएगी, वो इंग्लिश आपको धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएगी। काफी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, जो स्टेटमेंट आपको पसंद आएगी वो आप चूज कर सकते हैं। व्हेन अ वेव ट्रेवल्स अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स थ्रू अ मीडियम refractive index mu, its phase changes by same amount as it would have if a wave traveled a distance mu delta x in vacuum। इसका मतलब क्या हुआ मैडम? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वेव ट्रेवल्स अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स थ्रू अ मीडियम, अगर ये मीडियम के थ्रू ट्रेवल की कितना डिस्टेंस डेल्टा एक्स, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, अब क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, इट्स फेज चेंजेस बाय अ सेम अमाउंट एज इट वुड हैव इफ द वेव ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस म्यू डेल्टा एक्स इन वैक्यूम। इसके अंदर नंबर ऑफ वेवलेट्स ज्यादा है, बाहर वेवलेट्स कम होती हैं, तो डेल्टा एक्स इन मीडियम इज इक्वल टू म्यू डेल्टा एक्स इन वैक्यूम। मैडम नहीं समझ में आया? समझा सर। अब इसको कई बार जो ये डेल्टा एक्स है इसको लोग डी लिख देते हैं, वेव ट्रेवल्स उसको मैं फिर से एक लाइन लिखी है। काफी चीजें मैं बोलूंगा, शायद उसमें से एक चीज आपको अच्छी लगे और कंसेप्ट समझ आ जाए। दूसरी तरह उसको लिखने का ये स्टाइल है, लोग जो डेल्टा एक्स की बजाय उसको डी लिख देते हैं, तो डी के टर्म्स में सिर्फ ये लिखा हुआ है, कुछ नहीं और कुछ नहीं लिखा हुआ। और इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफ मैंने जो आपको तब से जो बता रहा हूँ वो इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफ ये बताया हुआ है। ये देखिए, ग्लास में ग्लास में डी डिस्टेंस जब वो मूव करता है तो नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स आपको ज्यादा नजर आते हैं, बट वही डिस्टेंस जब वो वैक्यूम में करता है तो नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स कम हो जाते हैं। बेटा समझ आ गया? समझा सर। ओके। तो वैसे ही एक बात पकड़ने के लिए इसमें लिखा हुआ है कि ग्लास में छोटी छोटी छलांग लगाती है क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो लेस है, तो ये छोटी छोटी जंप्स मारती है, रैबिट की तरह जंप मारती है, और यहाँ ये लंबी छलांग मारती है। बेसिकली उसकी जो वेवलेंथ है वो वैक्यूम में ज्यादा है और ग्लास में उसकी वेवलेंथ कम है। और अब देखिए डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस ये आ जाता है मैडम कि आप जब वैक्यूम में हो तो आप जो छलांग है वो लंबी लगाते हो, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इन टर्म्स ऑफ एंगल आपने कितना एंगल कवर किया, 2 पाई। बट क्योंकि हाँ ग्लास में आपने छोटी जंप मारी तो आप छोटी जंप में ही 2 पाई एंगल कवर करके। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। और ये जो बीच में डिफरेंस है ये अब आपका फेज डिफरेंस ये देना शुरू कर देगा। बेटा समझ नहीं आ रहा? समझा। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। ओके। तो इसमें फिर हमने, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने ये न्यूमेरिकली वैल्यू लेने की कोशिश की थी, फिर बीच में गुम हो गए थे, और ये वो मैं एक बार फटाफट आपको दिखा देता हूँ। अगर क्योंकि अलग अलग कई लोगों को इंट्यूटिवली ये चीज समझ आ जाती है, कईयों को मैथमेटिक्स से ही समझ आती है, कईयों को एग्जांपल लेके समझ आ जाती है। अब ये एक एग्जांपल लिया हुआ है, देख लीजिए, एग्जांपल भी ले लीजिए, मे बी इट इज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल है तो ठीक है, नहीं है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। म्यू ग्लास का ले लीजिए 1.5, लेट अस अज्यूम हम कोई वेव ले रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 1/5 हर्ट्ज है, और हमने मीडियम ले लिया जिसमें जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर है, और हम एक टाइम 10 से
सेकंड कंसिडर कर रहे हैं। इफेक्टिवली मैडम हम क्या कर रहे हैं, बिफोर यू गेट मोर कंफ्यूज, मैं आपको डायरेक्ट, अगर आपको याद होगा, हमने ऐसा एक टेबल बनाया था। उस टेबल में हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि 10 सेकंड में, एक सर्टन टाइम 10 सेकंड में, जो मीडियम में जब वो वेव चल रही है, मीडियम में जब वो वेव चल रही है, उसकी जो स्पीड है वो 0.2 मीटर पर सेकंड है। वैक्यूम में ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। मीडियम में उसकी जो वेवलेंथ है वो बनती है 1 मीटर, बट वैक्यूम में उसकी जो वेवलेंथ है वो बनती है 1.5। तो बेसिकली मीडियम में दो वेव्स में वो ट्रेवल करती है 2 मीटर, बट वैक्यूम में दो वेव्स में वो ट्रेवल कर लेती है 3 मीटर। मैडम नहीं समझ में आया? समझा सर। ओके मैडम, मीडियम में तो वो चलेगी ऐसे, और क्लियर सी फोटो बना देता हूँ। देखिए, अगर आप मीडियम कंसिडर करते हैं तो दो वेव्स बनेंगे ऐसे, तो उसमें तो वो 2 मीटर करेगी। बट वही वैक्यूम में अगर उसने दो वेव्स किए तो वो करेगी ऐसे, और उसमें वो ट्रेवल कर लेगी 3 मीटर। मैडम बात समझ आई? हाँ सर। अब एक तरह ये इसको दूसरी तरह देखने का स्टाइल है। हम जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, 2 मीटर में ही 2 मीटर में ही 4 पाई फेज चेंज कर गई है, जबकि जब यही वेव गई वैक्यूम में तो इसको 3 मीटर लग जाते हैं 4 पाई चेंज करने में। बेटा बात पकड़ रहे हैं कि नहीं? हाँ समझा सर। और ये जो इफेक्ट है, देखिए शायद अब आपको पिक्चर क्लियर आनी थोड़ी शुरू ही होगी कि इसका आपकी इंटरफेरेंस पे क्या इफेक्ट करने वाला है। यही एग्जांपल जो मैंने अभी यहाँ पर ये वाला और ये वाला ड्रॉ किया ना, तो अब शायद आपको समझ आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर ग्लास स्लैब लगाता हूँ तो ये दो के लिए मैं चलूंगा यहाँ तक, और ये दो के लिए ये चलेगी यहाँ तक। बेटा समझ आया? तो यहाँ पर जाके हाँ आपको ब्राइटनेस नजर आएगी, और वो जो जहाँ जिस 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 स्लिट के सामने आपने ग्लास लगाया है, अब उसको कम डिस्टेंस जाना पड़ेगा, और जिसके सामने ग्लास नहीं है उसको ज्यादा जाना पड़ेगा। यही अगर आपने ग्लास स्लैब यहाँ नीचे लगाया होता तो आपका जो फ्रिंज है वो नीचे शिफ्ट कर गया होता। बेटा नहीं समझ में आया अब तक? हाँ सर समझा सर। तो दो वर्ड्स आपको नजर आएंगे, उनको भी इंट्यूटिवली समझ लीजिए। डेफिनेशन आपको 50 मिल जाएंगे मार्केट में। इंट्यूटिवली ये है कि ऑप्टिकल पाथ का मतलब ये है कि भैया, तुम ये डिस्टेंस टी में, ग्लास स्लैब यूजली ली जाती है, ये डिस्टेंस टी में जितने तुम लैम्डा कवर कर लेते हो, जितने भी तुम लैम्डा कवर कर लेते हो, अब मुझे ये बताओ कि इतने लैम्डा कवर करने के लिए ये बताओ भैया कि तुम्हें वैक्यूम में कितना चलना पड़ेगा। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। क्योंकि मुझे इसमें भी क्या चाहिए, एन लैम्डा चाहिए, इसमें भी एन लैम्डा चाहिए, हाँ एन सर। लैम्डा चाहिए। हाँ। बात पकड़ में आई? हाँ सर समझा सर। तो अब फिर से मैं तो बार बार आपको रिलेट करके दिखाता रहूंगा कि इसका इंटरफेरेंस में क्या फर्क पड़ता है। अब आपने दो स्लिट्स बनाई, बीच में रख दी ग्लास, वो ग्लास लैब, वो ग्लास लैब की वजह से ये तो इतने से डिस्टेंस में, इतने से डिस्टेंस में 3 वेव कर लेता है। बट हमारा जो भाई है उसको ज्यादा थोड़ा चलना पड़ता है, वो इतने डिस्टेंस में जाके 3 वेव करेगा, और फिर आपका ये जो मैक्सिमम का पैटर्न है वो यहाँ बनेगा। बेटा क्लियर है? हाँ सर। ये सब जो मैं आपको समझाने की कोशिश की है वो फ्रॉम अ इंट्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश की है।